ठीक है, तो पार्लियामेंट से शुरू करना है आज। और पार्लियामेंट हम जैसे जानते हैं कि पार्लियामेंट में तीन चीजें होती हैं। एक होते हैं हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। हमारे यहाँ हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट है उसमें तीन लोग होते हैं, मतलब तीन एंटिटीज होती हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। प्रेसिडेंट को इसलिए मेंबर, मतलब इसका पहले ऑल दो प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस के मेंबर नहीं है, ना राज्यसभा के ना लोकसभा के, लेकिन उनको इसमें काउंट किया जाता है क्योंकि कोई भी बिल जो पास होता है लोकसभा और राज्यसभा से, वो बिना प्रेसिडेंट के असेंट के लॉ नहीं बनता है, एक्ट नहीं बनता, ठीक है। तो इसलिए प्रेसिडेंट को काउंट किया जाता है इसमें, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट है लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, और इसमें मतलब बताया तीन एंटिटीज होती हैं। और आर्टिकल 79 टू 122 ऑफ पार्ट 5, जिसमें पार्लियामेंट है उसकी ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, ड्यूरेशन, ऑफिसर्स, प्रोसीजर, प्रिविलेज, पावर, इन सबसे डील करता है, ठीक है। तो इसमें कई सारी चीजें हैं, सिर्फ हाउस नहीं है। जो हाउस के ऑफिसर्स हैं, मान लीजिए कि वाइस प्रेसिडेंट है, राज्यसभा के केस में, लोकसभा के केस में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, फिर आपने देखा होगा कि पैनल होता है, ठीक है। अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर एब्सेंट होते हैं, ये चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन एब्सेंट होते हैं, तो एक पैनल होता है, उसमें से सेलेक्ट किया जाता है। अगर उसमें से भी मेंबर, उसमें भी सारे एब्सेंट हैं, तो फिर जो हाउस के ही कोई मेंबर होते हैं उन्हीं को ही प्रेसाइड करने के लिए कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही कई सारी चीजें हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। इसमें अभी बताया था प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ पीपल। पहले यही नाम था, बाद में 1954 में इसका हिंदी नाम दिया गया। काउंसिल ऑफ स्टेट को राज्यसभा कहा गया और हाउस ऑफ पीपल को लोकसभा कहा गया, ठीक है। और इसके पैरेलल में क्या है, ब्रिटिश ब्रिटिश पार्लियामेंट देखोगे तो लोकसभा हाउस ऑफ कॉमन्स होता है वहाँ पे, हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स। और राज्यसभा के केस में हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हम्म, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो हमारा पार्लियामेंट है वो मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह ही है एक तरह से, क्योंकि उसमें भी जो मोनार्क है उसको काउंट करते हैं, ठीक है, मोनार्क को काउंट करते हैं उनके यहाँ भी। जैसे हमारे प्रेसिडेंट को काउंट करते हैं पार्लियामेंट में, उनके यहाँ भी मोनार्क को काउंट करते हैं। लेकिन यूएस में डिफरेंट है, क्योंकि यूएस में कंप्लीट सेपरेशन है ना, एग्जीक्यूटिव अलग है, लेजिस्लेटिव अलग है, और जुडिशरी एकदम अलग है, ठीक है, जुडिशरी हमारे में अलग है। पर हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है ओवरलैपिंग है। लेकिन यूएस के केस में ऐसा नहीं है, वहाँ पे कंप्लीट सेपरेशन है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वहाँ के लेजिस्लेचर के पार्ट नहीं है, तो उनके पार्लियामेंट में उनको काउंट नहीं किया जाता, ठीक है। तो उनके यहाँ की पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं, ठीक है। तो कांग्रेस में कांग्रेस का हिस्सा प्रेसिडेंट को नहीं माना जाता उनके यहाँ, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे ही जो राज्यसभा को और क्या कह सकते हैं, अपर हाउस या सेकंड चैम्बर, हाउस ऑफ एल्डर्स, ये सारे नाम भी राज्यसभा के लिए हैं। लोकसभा को लोअर हाउस, फर्स्ट चैम्बर, पॉपुलर हाउस, ठीक है। पॉपुलर हाउस क्यों, क्योंकि जो गवर्नमेंट होगी वो, मतलब जो गवर्नमेंट होती है नॉर्मली, वो लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल है ना। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना है तो वो लोकसभा में आएगा। प्लस ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, जो मेंबर होंगे लोकसभा की, वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं पीपल द्वारा, पीपल से, ठीक है, लोगों से इलेक्ट होते हैं, ठीक है। और जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं वो उनको इलेक्ट करती है ना, तो वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। एल्डर हाउस, इसलिए एल्डर हाउस वो बड़े लोग हैं। पीपल, ये मतलब पॉपुलर हाउस है जो डायरेक्टली लोगों से इलेक्ट किए हैं, ठीक है। देखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड डज नॉट सिट इन पार्लियामेंट टू अटेंड इट्स मीटिंग। He is yet he is an integral part of parliament. This is because bill passed by both houses of parliament cannot become law without president's assent. He also performs certain functions, जैसे कि कौन सा, समन करना, प्रोरोग करना और डिसॉल्व करना लोकसभा को, और दोनों हाउस को एड्रेस करना, ठीक है, या ऑर्डिनेंस इशू करना। तो प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट के काफी फंक्शन, पार्लियामेंट की फंक्शनिंग में काफी इन्वॉल्व है अपने यहाँ, ठीक है, प्रेसिडेंट। यूएस के केस में ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे केस में क्या है कि प्रेसिडेंट जो है वो समन कर सकते हैं हाउस को कि कब हाउस बैठेगी, या प्रोरोग कर सकते हैं उसको, मतलब जो उसका सेशन खत्म होता है, या डिसॉल्व भी कर सकते हैं लोकसभा को, क्योंकि राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती है, लोकसभा डिसॉल्व होती है, ठीक है। तो लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकते हैं। हाँ, और जब भी जो साल का पहला सेशन होता है या इलेक्शन के बाद जो पहला सेशन होता है, दोनों ही टाइम प्रेसिडेंट जो है एड्रेस करते हैं दोनों हाउस को अलग अलग, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस इज इज ऑर्डिनेंस इज
टू लॉ ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। ऑर्डिनेंस की जो पावर है वो लॉ के बराबर है, ठीक है। मतलब अमेंडमेंट एक्ट नहीं हो सकते इसमें, ठीक है। ऑर्डिनेंस से आप ऑर्डिनेंस से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते हो, ठीक है। In this respect, framers of Indian Constitution relied on British pattern rather than American pattern. In Britain, Parliament consists of crown, देखो crown ये monarch और हाउस ऑफ लॉर्ड्स अपर हाउस और हाउस ऑफ कॉमन्स लोअर हाउस, ठीक है। अमेरिकन प्रेसिडेंट इज नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक है। इन यूएसए लेजिस्लेचर विच इज नोन एज कांग्रेस इज कंसिस्ट ऑफ सेपरेट सीनेट जो अपर हाउस होता है और रिप्रेजेंटेटिव जो लोअर हाउस है, ठीक है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ सीनेट, ठीक है। Parliamentary form of government emphasize on the interdependence between legislative and executive organs। ठीक, हमने देखा था जो हमारा का एग्जीक्यूटिव है, मान लो ये एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। ये किसका हिस्सा है? ये लेजिस्लेचर का हिस्सा होता है ना, पार्लियामेंट का हिस्सा होता है लेजिस्लेचर का, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है इंटरडिपेंडेंस होंगे दोनों में, मतलब ओवरलैपिंग में होगी, चीजें ओवरलैपिंग है। जो एग्जीक्यूटिव का मेंबर है वो लेजिस्लेचर का मेंबर है और लेजिस्लेचर का मेंबर है, ऑब्वियस सी बात है। और कुछ सारे नहीं, कुछ लोग जो मिनिस्टर्स हैं खासकर वो एग्जीक्यूटिव का मेंबर है, ठीक है। तो ओवरलैपिंग है यहाँ पे, लेकिन ये इंडिया और ब्रिटिश में ही आपको देखने को मिलेगा और अमेरिकन अमेरिकन सिस्टम में नहीं देखने को मिलेगा। वहाँ कंप्लीट सेपरेशन होता है। जब प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, जो प्रेसिडेंट आता है ना, वो अपनी एग्जीक्यूटिव खुद चुनता है, उसके मिनिस्टर्स खुद अलग अलग होते हैं, जरूरी नहीं कि वो मेंबर हो, ठीक है। हमारे यहाँ जो मिनिस्टर होगा वो उसको मतलब उसको जरूरी है कि वो मेंबर हो पार्लियामेंट का, चाहे लोकसभा का हो, चाहे राज्यसभा का हो, चाहे इलेक्शन से आया हो, चाहे नॉमिनेशन से आया हो, ठीक है। ये चारों चीजों में से एक चीज होनी जरूरी है, उसको मेंबर होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन यूएस में ऐसा नहीं है। जो प्रेसिडेंट होता है वो अपने हिसाब से नॉमिनेट करता है, सेक्रेटरीज कहते हैं ना, सेक्रेटरीज, वो उनको कभी भी हटा सकता है, कभी भी किसी को अपॉइंट कर सकता है सेक्रेटरीज को, ठीक है। पर हमारे यहाँ जैसे मिनिस्टर वाला सिस्टम है, तो मिनिस्टर को जरूरी है कि वो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर हो, चाहे नॉमिनेशन से आया हो चाहे इलेक्शन से आया हो, कोई मतलब नहीं, लेकिन वो मेंबर होना चाहिए। नहीं है तो 6 महीने के अंदर उसको मेंबरशिप लेनी है, ठीक है। फिर वी हैव प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट लाइक क्राउन इन पार्लियामेंट इन ब्रिटेन। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड लीव्स स्ट्रेस ऑन सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स। अमेरिकन प्रेसिडेंट इज नॉट रिगार्डेड एज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ कांग्रेस, ठीक है। ये तो हमने सब देख ही लिया। कंपोजिशन ऑफ टू हाउसेस, हमारे यहाँ जो कंपोजिशन है दोनों हाउस का अलग अलग देखेंगे। तो राज्यसभा का पहले इसमें केस, तो जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है, मतलब जो है मैक्सिमम स्ट्रेंथ अभी राज्यसभा की, जिसमें से 238 जो है वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट है, स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। और जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट करेंगे। और 12 जो है वो नॉमिनेटेड हैं। नॉमिनेट कौन करता है? प्रेसिडेंट। उसके लिए भी क्राइटेरिया है, अभी आगे शायद मेंशन होगा, ठीक है। मतलब जो कुछ फील्ड में बहुत आगे हैं उनके लिए है, ठीक है। जो किसी अच्छा काम किया हो किसी फील्ड में, जैसे सोशल सर्विस हो गया, या किसी आर्ट के फील्ड में, या और भी चीज़ें हैं, दो चार मेंशन है, ठीक है। तो अभी अभी प्रेजेंट में से क्या सिचुएशन है? राज्यसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 445 है, 245, सॉरी 245 मेंबर्स हैं, ठीक है। और जो सेक्शन है, जो मैक्सिमम हो सकती है अभी 250 हो सकती है, लेकिन अभी कितने पे काम चल रहा है? 245 पर, ठीक है। उसमें से जो 229 हैं वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, 4 जो है वो यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। यूनियन टेरिटरीज जहाँ पर वो है, क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली है जहाँ पर, ठीक है। और 12 जो है, 12 मेंबर जो है वो उसको उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। तो 12 नॉमिनेटेड हैं और 229 इलेक्टेड हैं स्टेट से, और 4 जो हैं वो यूनियन टेरिटरी से, ठीक है। फिर क्या है? फोर्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। जो चौथा शेड्यूल है वो उसमें मेंशन है कि किस राज्य को, अलग अलग स्टेट है ना अपने यहाँ, तो उनको कितनी सीट्स मिली हैं। जब भी कोई नया स्टेट बनता है, ठीक है, मान लो तेलंगाना बना था, तो फोर्थ शेड्यूल अपने आप अमेंड किया गया था। क्यों? क्योंकि जो तेलंगाना बना है भाई वो स्टेट बना है, और उसको भी आपको सीट देनी पड़ेगी राज्यसभा में। तो अब फोर्थ शेड्यूल अमेंड करना पड़ेगा, वहां पे आप मेंशन करोगे ना कि तेलंगाना को कितनी सीट है, एक्स वाई जेड जो भी है। तो फोर्थ शीट वो अपने आप अमेंड होता है, लेकिन उसको अमेंडमेंट नहीं मानते, वो अलग केस है, हम लोगों ने देखा था पहले, ठीक है। तो अभी सबसे ज्यादा सीट किसके पास है, मतलब किसको मिली है? यूपी को, ठीक है। यूपी में 31 है, ठीक है। और क्योंकि अपने यहाँ जो एलोकेशन और सीट्स होती है राज्यसभा की, वो पॉपुलेशन पे डिपेंड है, पॉपुलेशन वाइज, ठीक है, पॉपुलेशन पे है। हम्म
तो पॉपुलेशन पे डिपेंड है, पॉपुलेशन क्राइटेरिया है, इसलिए हर स्टेट को अलग अलग सीट्स मिली हैं कि मतलब कि अगर किसी का दो है तो इत्तेफाक की बात है, अदरवाइज पॉपुलेशन बेस पे मिला है तो किसी को कम किसी को ज्यादा किसी को एक मिला है, ऐसा नहीं कि जीरो कोई है, लेकिन एक एक मिनिमम रखा गया है, उसके बाद अलग अलग है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट में क्या है, यूएस में हर स्टेट को दो सीट मिला है, ठीक है। तो वहाँ 50 स्टेट है टोटल, ठीक है, 50 का क्या 100 सीट हो गई सीनेट में, ठीक है। जो उनके यहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ मतलब सीनेट जिसको कहते हैं, अपर हाउस जो है सीनेट, हाँ सीनेट में 100 सीट हैं और वो 50 स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट इन राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। देख लो, इसमें भी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज कहा गया, इसका मतलब जो नॉमिनेटेड वाले हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते होंगे, ठीक है। इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये आपने सुना होगा वर्ड, ये वर्ड किसमें आया था, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन था और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन था ना, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये वाला आपने वर्ड सुना होगा, ठीक है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ऑल्दो ये सिंगल ट्रांसफरेबल नहीं होता फिर भी, ठीक है। और उसके बाद द सीट्स आर अलॉटेड टू द स्टेट्स इन राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ये बताया था, ठीक है। और जैसे इसमें है, यहाँ जो इलेक्शन होता है ना वो मतलब ओपन बैलेट से होता है। ओपन बैलेट मतलब जब आप जिसको वोट दोगे ना, आप बताओगे कि हमने इनको वोट दिया है, ठीक है, अपनी पार्टी को बताओगे कि हमने इनको वोट दिया है, ठीक है, ये राज्यसभा मेंबर हैं, इनको मतलब ये कैंडिडेट है राज्यसभा के, इनको हमने वोट दिया है, ठीक है। लेकिन जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन था वो सीक्रेट बैलेट से होता है ना, सीक्रेट बैलेट, आप किसी को बताओगे नहीं कि हमने किसको क्यों वोट दिया है, ठीक है, वो सीक्रेट बैलेट से था। यहाँ ओपन बैलेट चलता है, ठीक है, ओपन बैलेट। तो ओपन बैलेट का मतलब, अगर इसीलिए अभी आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश वाला केस था जहां पर एक कांग्रेस के जो 5 विधायक थे उन्होंने दूसरे कैंडिडेट को दे दिया जिसके लिए नहीं कहा गया था, या कह सकते हैं कि नॉर्मली जो पार्टीज होती हैं अपने कैंडिडेट को वोट देती हैं, ठीक है, तो उन्होंने दूसरे पार्टी के कैंडिडेट को वोट दे दिया था। क्योंकि पता कैसे लगा, क्योंकि ओपन बैलेट है ना, इसलिए पता चल गया। सीक्रेट बैलेट में नहीं पता चलता कि किसने किसको वोट दिया है। हेंस द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। उत्तर प्रदेश के 31 हैं और त्रिपुरा के एक हैं, गोवा के भी शायद एक हैं, कई स्टेट के एक ही हैं जो छोटे छोटे स्टेट हैं, एक या दो ऐसे ही हैं। तो उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा है 31, ठीक है। यूएसए में सारे स्टेट को 2 सीट मिली हैं, ठीक है, तो 100 मेंबर्स हैं टोटल सीनेट में, 50 स्टेट है ना वहाँ पे। Representation of union territories, representative of each union territory in Rajya Sabha are indirectly elected by the member of electoral college specially constituted for the purpose. This election is also held in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote. Out of 9 union territories, only 3 कौन कौन सी हैं, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, उनका ही रिप्रेजेंटेशन अभी राज्यसभा में। जम्मू कश्मीर तो नहीं है, पर उसके पहले दिल्ली और पुदुचेरी थे, ठीक है। जम्मू कश्मीर का अभी इलेक्शन शायद होना है या हुआ है अभी नहीं पता, ठीक है। और लेकिन दिल्ली और पुदुचेरी का तो था, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ द अदर 6 यूनियन टेरिटरीज आर टू स्मॉल टू हैव एनी रिप्रेजेंटेटिव इन द राज्यसभा, ठीक है। उनके यहाँ मतलब रिप्रेजेंट मतलब बहुत ज़्यादा स्मॉल पॉपुलेशन है, प्लस वहाँ पर वो भी नहीं, असेंबलीज नहीं है ना। ये जो तीनों इस जगह हैं, मतलब ये यूनियन टेरिटरीज हैं, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है। जो बाकी हैं दादर नगर हवेली और क्या कहते हैं अंडमान निकोबार, वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली भी नहीं है, ठीक है। फिर नॉमिनेटेड मेंबर, 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उन जिनका स्पेशल नॉलेज हो या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो आर्ट में, लिटरेचर में, साइंस में, सोशल सर्विस में, ठीक है, याद रखना, आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस, ठीक है, इन 4 चीज़ों में जिनका स्पेशल नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो उनको नॉमिनेट किया जाता है। ऑल्दो ये मतलब बड़े वेग टर्म में कोई वाटर टाइट नहीं है, सोशल सर्विस में लगभग सारी चीज़ें आ जाती हैं, सारी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। जो पॉलिटिशियन होते हैं, एक्स पॉलिटिशियन होते हैं, उनको भी नॉमिनेट कर सकते हो, तो वो भी सोशल सर्विस है एक तरह से, ठीक है। बाकी आर्ट, लिटरेचर, साइंस तो आपको समझ में आता होगा। सोशल सर्विस बहुत वेग टर्म है, तो इसमें सारी चीज़ें इनकम पास हैं एक तरह से, ठीक है। रेशनल बिहाइंड दिस प्रिंसिपल ऑफ नॉमिनेशन इज टू प्रोवाइड एमिनेंट पर्सन अ प्लेस इन राज्यसभा विदाउट गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, ठीक है। इट शुड बी नोटेड दैट अमेरिकन सीनेट हैज नो नॉमिनेटेड मेंबर, ठीक है। अमेरिकन सीनेट में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है नॉमिनेशन वाला, क्योंकि वहाँ पे हर स्टेट को 2 सीट मिली हुई हैं, उनके यहाँ सिलेक्ट होकर 2 बंदे आते हैं। हमारे यहाँ 12 रिजर्व है नॉमिनेशन के लिए, वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं उनको। प्रेसिडेंट क्या, इनडायरेक्टली वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये कह लो पीएम, ठीक है, पीएम उनको नॉमिनेट करा रहा है, ठीक है। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो वो प्रेसिडेंट ही कर रहा है। कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है
वो कितनी है 552, अभी जो फिक्स है 552। उसमें से जो 530 मेंबर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्टेट्स को, और 20 हैं वो यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और 2 हैं वो नॉमिनेटेड हैं। ठीक है, अब ये हटा दिया गया 2 वाला। ठीक है, इस ये अपडेट होगी, ये इसका जो अगला एडिशन आएगा शायद उसमें हटा दें। एंग्लो इंडियंस के लिए जो नॉमिनेशन वाला था ये शायद हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये था। और इसमें जो अभी सैंक्शन रेजिडेंट है वो 545 की है। इसमें से जो है 530 जो है वो इलेक्ट होंगे, वो मतलब 530 स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे, और 13 जो है यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करेंगे। 2 एंग्लो इंडियंस नॉमिनेट किए जाएंगे प्रेसिडेंट द्वारा। ठीक है, ये बुक पुरानी है, शायद ये अपडेट नहीं है, इसलिए इसको ऐसे ही लेकर चलो। ये 6th एडिशन है, शायद 7th में बताया जाए कि एंग्लो इंडियंस का क्या हुआ, क्योंकि ये शायद हट गया है एंग्लो इंडियन वाला। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट इन लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट। ठीक है, हर स्टेट जो है, कोई भी XYZ स्टेट जो है वो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है। ठीक है, तो हर स्टेट में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, इन द मतलब इन केस ऑफ नंबर नंबर, कहीं पे 100 है, 200 है, यूपी में नहीं, यूपी में स्टेट में जो स्टेट असेंबली है उसमें 400 है। हाँ, और जो लोकसभा के लिए उसमें 80 हैं, शायद 80 है, 80 है। ठीक है, तो वहाँ 80 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं अलग अलग। ठीक है, पार्लियामेंट में। और ऐसे ही मतलब कह रहे हैं कि सारे जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिवाइड है। फिर इलेक्शन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। हमारे यहाँ 18 जो है, 18 रखा गया है। ठीक है, 18 की उम्र मतलब जो भी लोग 18 की उम्र पार कर चुके हैं वो इलेक्शन दे सकते, मतलब वो वोट दे सकते हैं इलेक्शन में। ठीक है, every Indian citizen who is above 18 years of age who is not disqualified under the provision of the constitution or any law is eligible to vote in at such election. ठीक है, voting age was reduced from 21 to 18 years uh, by the 16th 61st Constitutional Amendment Act 1988। ठीक है, तो पहले अपने यहाँ 21 साल उम्र थी, 21 थी। हाँ, अब उसको 1988 में घटा के 18 कर दी गई। ठीक है, तो मतलब जो एडल्ट फ्रेंचाइजी थी पहले 21 पे थी, और तो क्या कहते हैं बाद में घटा के 18 कर दी गई। जो ठीक है, अभी देखेंगे 21 एक और जगह बहुत रिलेवेंट है, पंचायती राज इलेक्शन में ना। हाँ देखना, और इसमें 18 है। ठीक है, मतलब लोकसभा के इलेक्शन में और जो स्टेट असेंबली की इलेक्शन होती है उसमें कोई भी 18 साल का है तो वो वोट दे सकता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं मैरिजेबल एज भी लड़कियों की 18 थी, अब बढ़ गई है, अब बढ़ाने की बात हो रही है। लड़कों की अभी भी 21 ही है। ठीक है, लड़कियों की बढ़ाने की बात हो रही है, अभी बढ़ाया नहीं है शायद। ठीक है, representation of union territories, constitution has empowered the parliament to prescribe manner of choosing representative of union territories in Lok Sabha. Accordingly the parliament has enacted union territories direct election to the House of People Act 1965। ठीक है, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये था कि अब यूनियन टेरिटरीज को कैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं पार्लियामेंट में, तो उसके लिए पार्लियामेंट ने खुद एक लॉ बनाया कि जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो उसको जो रिप्रेजेंट करेंगे लोग वो डायरेक्टली इलेक्ट होंगे। तो हम देखते हैं कि जैसे जो यूनियन टेरिटरी, मान लो दिल्ली का केस ले लो, दिल्ली में कितनी सीटें हैं, शायद 7 सीटें हैं। हाँ, दिल्ली में, और वो 7 में डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं ना, डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। ऐसे ही जो अलग अलग लक्षद्वीप का केस देखा था, लक्षद्वीप में भी एक सीट है शायद, वो डायरेक्टली इलेक्ट होता है। अंडमान निकोबार से भी होते हैं। ठीक है, दादरा नगर हवेली का केस याद नहीं है, शायद वहाँ है कि नहीं, या पता नहीं, होगा ही। नॉमिनेटेड मेंबर्स, प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 2 मेंबर्स फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ठीक है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इफ द कम्युनिटी इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द लोक सभा। ओरिजिनली दिस प्रोविजन आर ऑपरेटेड till 1960 but has been extended till 2020 by the 95th Amendment Act 2009। ठीक है, तो ये हर 10-10 साल पर इसको बढ़ाया गया। पहले ये सिर्फ 1960 के लिए था, लेकिन हर 10-10 साल पे इसको बढ़ाया गया। तो लास्ट अमेंडमेंट जो हुआ था 95th अमेंडमेंट 2009 में। ठीक है, तो ये 2009, और ये बुक क्योंकि मतलब हो सकता है 2019 के पहले कंपाइल हुई हो, तो इसमें 2019 या 20 का केस नहीं है, 2020 में फिर से अमेंड किया गया और इसको शायद खत्म कर दिया गया इस प्रोविजन को। ठीक है, एंग्लो इंडियंस वाला देखना पड़ेगा। फिर सिस्टम ऑफ इलेक्शन टू लोकसभा, हमारे यहाँ जो मतलब इलेक्शन होता है लोकसभा में, वो लोकसभा के लिए वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन मतलब जो पीपल है वो डायरेक्टली वोट करते हैं अपने कैंडिडेट को, जो भी उनका कैंडिडेट होता है, जो भी उनको रिप्रेजेंट करना चाहता है। ठीक है, तो एक चीज़ है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज,
हर कॉन्स्टिट्यूंसीज को केवल एक ही बंदा रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव आप बाद में पढ़ेंगे, शायद इसमें हो बताया हो या ना बताया हो, तो उसमें हो सकता है एक से ज्यादा लोग रिप्रेजेंट करते हो, लेकिन हमारे यहाँ क्या सिस्टम है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी को एक ही बंदा रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो फॉर द पर्पज ऑफ होल्डिंग डायरेक्ट इलेक्शंस लोकसभा, ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज इन दिस रिस्पेक्ट। अच्छा, जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं, हर कॉन्स्टिट्यूंसी जो है एक फिक्स अमाउंट ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करती है, मतलब मान लो कि 10 लाख, ठीक है। तो हर ये आप मान सकते हो कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये जो अभी पॉपुलेशन है ना, ये शायद 1971 वाला ही ले रहा है, 1971 वाला उसके हिसाब से ही चल रहा है, ठीक है। तो ईच स्टेट इज अलोकेटेड अ नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा इन सच मैनर दैट द रेशियो बिटवीन द नंबर एंड इट्स population is the same for all states. ठीक है। This provision does not apply to the states having population of less than 6 million। मतलब जिस स्टेट में 6 मिलियन से कम पॉपुलेशन है, 6 मिलियन मतलब 60 लाख, ठीक है। 1 मिलियन यानी 10 लाख, ठीक है, 10 लाख। तो 6 मिलियन मतलब 60 लाख। जहाँ पर 60 लाख से कम पॉपुलेशन है वहाँ पे ये प्रोविजन नहीं यूज करेंगे। लेकिन बाकी स्टेट में जहाँ 60 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ कह रहे हैं कि उनके जो रेशियो होगा, ठीक है, मतलब उनके जो सीट्स एलोकेट होगी उसका रेशियो, मतलब वहाँ की हाँ, हर स्टेट में वो जो पॉपुलेशन और सीट का रेशियो है वो फिक्स होगा, ठीक है। मतलब जैसे एक्स नंबर ऑफ पॉपुलेशन को वो सीट रिप्रेजेंट कर रही है, तो जैसे 10 लाख वाला क्राइटेरिया बताया, 10 लाख वाला यानी 1 मिलियन पे एक सीट, वैसा समझ लो। each state is each state is divided into territorial constituencies in such a manner that the ratio between the population of each constituency and the number of seats allocated to it is same throughout the state। ठीक है। मतलब अभी पहले स्टेट स्टेट का कंपैरिजन था कि एक स्टेट मान लो S1 और S2, ठीक है। यहाँ पे जो कंपैरिजन है, फिर एक ही स्टेट में जो अलग अलग सीट्स हैं, ठीक है, अलग अलग सीट्स हैं, उनका भी रेशियो सेम ही होगा, ठीक है, उनका भी रेशियो सेम ही होगा, अलग अलग नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि ये 2 लाख रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 लाख को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहां पर भी सेम ही होगा, इनका कहने का मतलब है, ठीक है। ठीक है। In brief, the constitution ensure that there is uniformity in representation in two respects। पहला between the different states, और दूसरा between different constituencies in same state। ठीक है। जो भी मिलता है कि मान लो कि 2 स्टेट हैं, उनमें जो सीट्स मिली, सीट्स का एलोकेशन हुआ है वो उनकी टोटल पॉपुलेशन के आधार पे होगा, ठीक है। और जो इस स्टेट, मान लो कि इस स्टेट में जो एलोकेशन होना है अलग अलग सीट्स का, वो भी उनके पॉपुलेशन के आधार पर होना है, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि किसी को ज्यादा सीट मिल जाए या किसी को कम सीट मिल जाए उनके पॉपुलेशन। और यहाँ पर जो मतलब जो बेस क्राइटेरिया लिया है इन्होंने, पॉपुलेशन लिया है, ठीक है। द एक्सप्रेशन पॉपुलेशन मीन्स द पॉपुलेशन एज ascertained at the preceding census of which relevant figure have been published। ठीक है। तो हमारे यहाँ ये जो था, ये प्रोविजन सीज कर दिया गया है, इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत तेज हुई 1970s के बाद में, ठीक है। और कुछ स्टेट की पॉपुलेशन बहुत तेज बढ़ी, जैसे मान लो यूपी की। अगर अब फिर से ये सेंसस को ध्यान में लेंगे ना, तो यूपी की जो मतलब सीट्स हैं वो कम से कम 100 क्या 150 जाएंगी, मुझे लगता है जहाँ तक, ठीक है। 140 तक तो जाएंगे जाएंगे, अगर पॉपुलेशन की क्राइटेरिया लोगे तो अपने आप में एक देश बन जाएगा। ठीक है। रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, ठीक है। आफ्टर एवरी सेंसस अ रीएडजस्टमेंट इज मेड इन एलोकेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा टू द स्टेट्स, डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज। ठीक है। मतलब कह रहा है कि हर सेंसस के बाद जब भी जनगणना होगी उसके बाद 2 चीजों का रीएडजस्टमेंट होगा। किसका? हर स्टेट को कितनी सीट मिली है, ठीक है। मान लो कि अभी यूपी को 31 मिली है, मतलब 31 कह रहे 80 है, ठीक है, 80 सीट मिली है। और मान लो कि बिहार है, बिहार में कितना है, 45 के आसपास है। बिहार 45 है। तो जब नया सेंसस होगा तो यहाँ पर फिर से सीट का एलोकेशन होगा, और मान लो कि यूपी की पॉपुलेशन बढ़ गई बहुत तेज, तो यूपी का हो गया 100, हाँ, और इनका हो जाएगा 50-50, ठीक है। तो वो कह रहा है रीएडजस्टमेंट होगा, जो नंबर एलोकेटेड हुए हैं हर उसमें उस स्टेट में, ठीक है। और डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी। अब जैसे मान लो कि स्टेट है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत तेज बढ़ी और यहाँ की पॉपुलेशन कम हो गई, ठीक है। तो इनका भी, इनके जो बॉर्डर रीएडजस्टमेंट होगा ना, वो भी बढ़ाया जाएगा, घटाया जाएगा उस हिसाब से कि वो उतने ही लोगों को रिप्रेजेंट करें जो इतने यहाँ पे लोगों को। तो इसका जो एरिया है उसको कम कर देंगे, इसका एरिया बढ़ा देंगे कि वो इक्वल नंबर ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करें, ठीक है। ठीक है। फिर पार्लियामेंट इज empowered टू डिटरमाइन द अथॉरिटी एंड मैनर इन विच इज टू मेड
अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड डीलिमिटेशन कमीशन, डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट, इसके बारे में शायद आगे बताया गया, वो डीलिमिटेशन कमीशन बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कितनी बार है? 1952, 1962, 1972 और 2002 फॉर दिस पर्पज डीलिमिटेशन कमीशन 4 बार बनाया गया। ठीक है, इसी काम के लिए जो टेरिटरीज हैं, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, उनको नंबर को फिक्स करने के लिए और उनके एरिया को बताने के लिए। फिर 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 froze the allocation of seats in Lok Sabha to the state and division of each state into territorial constituencies till 2000, हाँ 2000 एट 1971 लेवल। ठीक है, बताया था अभी ऊपर कि 1971 के आधार पर ही अभी सारी डिवीजन है वो है, क्योंकि उसके बाद से पॉपुलेशन बहुत तेज बढ़ी थी, तो उसको कोप अप करने के लिए, उस पॉपुलेशन को बैलेंस करने के लिए ये कह सकते हैं कूलिंग ऑफ पीरियड दिया गया है कि जो पॉपुलेशन है, जैसे हम देख रहे हैं फर्टिलिटी लेवल डिक्रीज हो रही है, तो हो सकता है कुछ साल बाद जो पॉपुलेशन हो थोड़ी सी और कम हो जाए हर स्टेट की, जिसकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जैसे यूपी की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बिहार की बहुत तेज बढ़ गई है। ठीक है, तो उसको बैलेंस करने के लिए ये फ्रीज कर दिया गया है कि जो पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स हैं हो सकता है काम करें और पॉपुलेशन थोड़ी सी न्यूट्रलाइज हो। फिर दिस बैन ऑन रीएडजस्टमेंट वाज एक्सटेंडेड फॉर पीरियड फॉर अनदर 25 ईयर्स अप टू 2026। ठीक है, तो अभी के हिसाब से 2026 के बाद जो भी पहला सेंसस होगा 2026 के बाद, ठीक है, नॉर्मल कब होता है, जो 31 ठीक है, तो 31 के बाद जो सेंसस होगा, यानी 31 का जो सेंसस होगा उसके बाद फिर से डिलिमिटेशन कमीशन आएगी। डिलिमिटेशन फिर से आएगी 31 के सेंसस में, 2031 का 2026, यानी मान लो रफली 2030 तक कुछ नहीं होना है। ठीक है, 2030 तक सेम रहेगा सब कुछ। ठीक है, बाई 84th अमेंडमेंट इन 2001, ये 2001 में इसको फ्रीज करके इसकी लिमिट बढ़ा दी गई थी। मतलब पहले जो फ्रीज किया गया था वो 42nd अमेंडमेंट मतलब फ्रीज किया गया था 1976 में। उसके बाद उस लिमिट को, मतलब वो पहले उन्होंने कहा था कि मतलब 1971 से लेकर 2000 तक, ठीक है, तब तक फ्रीज किया गया था। फिर 2001 में फिर फ्रीज किया गया इसको 2026 तक के लिए। ठीक है, 2026 तक। अब 2026 के बाद जो पहला इलेक्शन, जब पहला सेंसस होगा 2031 में होगा ना, 2031 में होना है, तो तब उसके बाद ये लोग सोचेंगे डिलिमिटेशन का। ठीक है, with the same objective of encouraging population limiting measures. ठीक है, 84th Amendment Act of 2001 also empowered the government to undertake readjustment and rationalization of territorial constituencies in the state on the basis of population figure of 1991 census. Later, 87th Amendment Act of 2003 provided for the delimitation of constituencies on the basis of 2001 census and not 2001 census, 1991 census. However, this can be done without altering the number of seats allocated to each. ठीक है, इसमें ये उसकी बात है कि जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं अलग अलग, ठीक है, हर स्टेट में जो उनको एडजस्ट करने के, जैसे मान लो कि पॉपुलेशन ग्रोथ हुई कहीं पे कम, कहीं से बताया था ना अभी, तो मान लो कि यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ गई, ये 10 लाख से ज़्यादा हो गया, ठीक है, और ये 10 लाख से कम हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे, इसकी बाउंड्री को एडजस्ट कर दो भाई, ये श्रिंक हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन रिप्रेजेंट करेगा 10 लाख लोगों के। ठीक है, ये भी 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। और नंबर ऑफ सीट्स जो है स्टेट में उतनी ही रहेंगी, मतलब नंबर ऑफ सीट्स नहीं घटे बढ़ेंगी, उतनी रहेंगी, सिर्फ इनका जो टेरिटोरियल एरिया है वो कम या ज़्यादा होगा। ठीक है, उसी को एडजस्ट करने की बात है। तो जो हर कॉन्स्टिट्यूंसी है वो लगभग सेम नंबर ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट कर रही है। जो 60 लाख से बड़े स्टेट हैं, जो 60 लाख पॉपुलेशन से ज़्यादा बड़े स्टेट हैं, वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वो सेम नंबर ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, सुनना। फिर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एंड रिजर्वेशन सीट्स फॉर एससीज एंड एसटीज, हमारे यहाँ कितना 1/3 है ना। Constitution abandoned the system of communal representation. It provided for reservation of seats for scheduled caste and scheduled tribe in Lok Sabha on the basis of population ratios. ठीक है, originally this was to operate for 10 years. ये 10 साल के लिए ही है, मतलब जो SC ST को रिजर्वेशन दिया गया है लोकसभा में वो 10 साल के लिए है, लेकिन उसको हर 10 साल पे अमेंड किया गया है। ठीक है, तो आखिरी वाला जो अमेंडमेंट था 2009 में इनके हिसाब से, लेकिन 2020 में फिर से हुआ था ये अमेंडमेंट, और ये बढ़ा दिया गया है 2030 तक के लिए। ठीक है, तो ये 2020 95th अमेंडमेंट है, पता नहीं देखने पड़ेगा 100 समथिंग होगा। ठीक है, फिर दो सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, दे आर इलेक्टेड बाय ऑल वोटर्स इन कॉन्स्टिट्यूएंसी विदाउट एनी सेपरेट इलेक्टोरेट। देखो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बताया था जब हिस्ट्री पढ़ रहे थे, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन क्या था कि एक
हर कम्युनिटी को, मतलब कुछ कम्युनिटीज को, खासकर जैसे मुस्लिम का केस ले लो, मुस्लिम कम्युनिटी को उन्होंने कहा था कि इनको सेपरेट इलेक्टोरेट होंगे। तो मतलब कि ये मान लो कि एक्स जगह है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो बंदा खड़ा होगा वो मुस्लिम होगा, ठीक है, उसको वोट जो देंगे वो भी मुस्लिम ही वोट देंगे, ठीक है। ये था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, कि उसको जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी उसी उसी कम्युनिटी से हैं, और जो उनको इलेक्शन मतलब इलेक्ट कर रहे हैं वो भी उसी कम्युनिटी से हैं। लेकिन अपने यहाँ ऐसा नहीं होता, अपने यहाँ एक जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको कोई भी रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। पर एस सी एस टी के केस में अगर ये मान लो कि एस टीज या एस टी और एस सी के लिए रिजर्व है, ठीक है, तो यहाँ से केवल एस टी बंदा ही खड़ा हो सकता है। लेकिन उसको जो इलेक्ट करेंगे वो सारे ही लोग होंगे, वहां पे जितनी भी कम्युनिटी होंगी वो सब उसको वोट देंगे, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ एस सी या एस टी देंगे, ठीक है। इसलिए ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये रिजर्वेशन है, ठीक है, समझ में आया। तो member of scheduled caste and scheduled tribe is also not debarred from contesting in जनरल या नॉट रिजर्व सीट, ठीक है। तो इस केस में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन में वो बंदा सिर्फ इसी सीट से खड़ा हो सकता था, मतलब जो भी मुस्लिम है, या मान लो सिख को मिला तो सिख वाला। लेकिन इस केस में जो एस सी एस टी वाला है वो इस सीट से तो खड़ा हो ही सकता है, जो बाकी सीट जो अनरिजर्व सीट है उससे भी खड़ा हो सकता है, वहां से भी वो लड़ सकता है इलेक्शन, ठीक है। फिर 84th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001 प्रोवाइडिंग फॉर refixing the reserved seat on the basis of population figure of 1991 census has applied the rationalization of general seats. Later, 87th Amendment of 2003 provided for the refixing of reserved seats on the basis of 2001 census, not 1991 census. मतलब वही बात है कि सिर्फ वो चेंज किया गया कि 1991 सेंसस से नहीं, हम 2001 के सेंसस से फिगर्स देंगे। तो इस हिसाब से ये फिगर, इस हिसाब से ये तय करते हैं कि मतलब कि 1/3 रिजर्वेशन है अगर, ठीक है, 1/3 है, तो पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन जितनी भी होगी उसके 1/3 के हिसाब से वो सीट फिक्स करेंगे कि इतनी सीट पर रिजर्वेशन है। और वो भी हर बार एक ही सीट नहीं रिजर्व होती है, वो भी रोटेशन में होती है, ठीक है। फिर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, इसका क्या मतलब होता है? फर्स्ट पास द पोस्ट, एक होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि मान लो कि 100 वोटर्स हैं, तो 100 का आधा कितना, 50, 50 + 1, तो जो 51 पाएगा वोट वो जीत गया, ठीक है। हमारे यहाँ क्या होता है कि मतलब चाहे जितने कैंडिडेट यहाँ खड़े होंगे, एक्स वाई जेड, ठीक है, चाहे जितने कैंडिडेट खड़े, जो इनमें से जो भी जो 51 पाएगा वो जीत जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पास द फर्स्ट पास द पोस्ट में क्या होता है कि मान लो कि 100 वोट हैं, ठीक है, और एक्स वाई जेड, ठीक है, तो इसमें से किसी को 20 मिला, किसी को 50 मिला, ठीक है, किसी को 30 मिला, 100 वोट हो गया। तो जो 50 वाला है वो जीत जाएगा, क्यों? क्योंकि इसको इन दोनों से ज्यादा वोट मिला है, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं मैटर करता कि इसको 51 मिला है या नहीं, ठीक है, नहीं, कोई मतलब नहीं है। जो सबसे ज्यादा पाएगा सारे कैंडिडेट में वोट, वही विजेता माना जाएगा फर्स्ट पास द पोस्ट में, ठीक है। तो इसीलिए क्या करते हैं, कई बार आप देखोगे ना कि जो पार्टीज होती हैं किसी को हराने के लिए, कई बार इलेक्शन जीता नहीं, दूसरे को हराया जाता है। कैसे? आप कई सारे डमी कैंडिडेट खड़े कर दो, ठीक है, जो वोट होगा वो डिवाइड हो जाएगा। मान लो कि इसको 50 मिलना है अभी, ठीक है, तो अब आपने 2-3 एक्स्ट्रा खड़े कर दिए, ठीक है, इसको भी 10 मिला, इसको भी मान लो 10 मिला, ठीक है, तो इससे चला गया, इसका हो गया कितना, 30। हम्म अब एक और खड़ा कर दो, हो गया इसका 10, इसका भी, अब इसका कितना हो गया, 20। तो कौन जीता? अब ये जीता, क्योंकि इसको 30 मिला है, सबसे ज्यादा इन सब में, ठीक है। तो ये होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। So though the constitution has adopted the system of proportional representation in case of Rajya Sabha, it has not preferred the same system in case of लोक सभा, ठीक है। राज्यसभा में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हमने देखा था, जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे, मतलब एक सीट है या जितनी भी सीट है उसका जो मेजोरिटी वोट है, मतलब वो मेजोरिटी वोट मतलब 51% अगर जिसको मिला, वो वो बंदा जीता हुआ माना जाएगा, ठीक है। लेकिन लोकसभा केस में ऐसा नहीं, लोकसभा केस में एग्जाम्पल दिया अभी, जो सबसे ज्यादा वोट पाएगा वही जीता माना जाएगा, वो 51% हो या ना हो कोई मतलब नहीं है। Instead, it has adopted the system of territorial representation for the election of member और टू द लोकसभा। कई देश है ना, उन्होंने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ही माना है, ठीक है, उन लोगों ने अभी भी उसी पे काम करते हैं। पर कई जो है वो फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम लेते हैं, क्यों? क्योंकि ये ब्रिटिश सिस्टम है, हमने ज्यादातर चीजें ब्रिटेन से कॉपी की हैं, सारे सिस्टम हमने ब्रिटेन के कॉपी कर लिए हैं, ठीक है, तो ये भी उन्हीं का सिस्टम है, हमारा सिस्टम नहीं है। Under territorial representation, every member of legislature represents a geographical area known as constituency. ठीक है, from each constituency only one representative is elected. Hence, such constituency is known as single member constituency. In this system, a candidate who secure majority of vote is declared elected. मान लो कि एक टेरिटोरियल जो एरिया है, जोग्राफिकल एरिया, इसको कॉन्स्टिट्यूएंसी कहेंगे, और यहाँ से केवल एक बंदा ही इलेक्ट होकर जाएगा जो इसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है।
This simple majority system of representation does not represent the whole electorate. In other words, it does not secure due representation of all minorities, small groups. ठीक है, क्योंकि इसमें इसमें दिक्कत ये है ना कि इसको जो ज्यादा वोट मिला है वो किसी भी चीज से मिल सकता है। मान लो कि किसी एक पॉपुलेशन की मेजोरिटी ज्यादा है, किसी कम्युनिटी की मेजोरिटी ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है, उसने इसको वोट दे दिया। अब ये रिप्रेजेंट तो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी कर रहा है, पर सारे पॉपुलेशन को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरह से, क्योंकि मान लो कि ये जो एक्स वाई जेड दूसरी कम्युनिटीज है उन्होंने इसको वोट नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन ये पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी कर रहा है और वहाँ पे रेजिडेंट है, तो माना जाएगा कि उनको भी रिप्रेजेंट कर रहा है। पर ये देखा जाए तो प्रोपोर्शनली सबको नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसलिए अभी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो इसमें पता नहीं बताया गया हो कि नहीं, लेकिन कभी पढ़ना। उसमें जैसे ये छोटी छोटी कमिटीज है ना, तो उनके लिए भी रिप्रेजेंटेशन होता है, एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी को कई लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके केस में, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के केस में, ठीक है, लेकिन अपने यहाँ एक ही है। The system of proportional representation aim at removing the defects of territorial representation. Under this system, all sections of the people get representation in proportion to their number. Even the smallest section of the population get its due share of representation in legislature. ठीक है, मान लो कि इनका कहने के हिसाब से कि एक एरिया है, इसमें कई सारी कम्युनिटीज रहती हैं अलग अलग, ठीक है, तो वो क्या करती हैं, वो अपने हिसाब से मतलब और सब अपने अपने कैंडिडेट को इलेक्ट करेंगे सारी कम्युनिटीज, ठीक है। यहाँ इसके लिए पूरे के लिए एक कैंडिडेट नहीं होगा, कई सारे कैंडिडेट होंगे, तो सब अपनी अपनी मतलब जो छोटी सी माइनॉरिटी कोई माइनॉरिटी पॉपुलेशन होगी उनका भी कोई कैंडिडेट होगा, वो भी उनको रिप्रेजेंट करने उनके जो हाउस है वहां पर जाएगा, ठीक है, लेजिस्लेचर में। तो वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है कि उसमें हर कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में। लेकिन लोकसभा के केस में ऐसा नहीं हो पाता, ठीक है, मतलब अपने यहाँ जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है उसमें ऐसा नहीं हो पाता, ठीक है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, नेमली सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम एंड लिस्ट सिस्टम, ठीक है। इन द फर्स्ट काइंड इज अडॉप्टेड इन द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड फॉर इलेक्टिंग प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, ये हमने देखा था। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे यहाँ लोकसभा कह रहे राज्यसभा, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है स्टेट की वहां पर, और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के केस में, ठीक है। इसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है, बताया था सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। जैसे कि मान लो कि एक बंदे को इलेक्ट करना है और उसके लिए 4 कैंडिडेट खड़े हैं, तो चारों का नाम इस बैलेट पेपर में होगा, ठीक है, और जो वोटर है वो मार्क करेगा ना 1 2 3 4 ऐसे करके, तो जिसको सबसे मतलब पहले काउंट करते हैं कि 1 सबसे ज्यादा किसको मिला है। अगर किसी को भी जो 50+1 वाला है क्राइटेरिया 50+1 वो नहीं मिला, तो जिसको सबसे कम 1 मिलता है उसको हटा देते हैं और उसके वोट जो है दूसरे वाले को ट्रांसफर कर देते हैं, ऐसे करके, ठीक है। फिर दो सम मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली had advocated system of proportional representation for the election of Lok Sabha. The constitution has not adopted system, दो रीजन के कारण नहीं अडॉप्ट किया इन लोगों ने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। क्यों? डिफिकल्टी फॉर वोटर्स टू अंडरस्टैंड द सिस्टम विच इज कॉम्प्लिकेटेड ड्यू टू लो लिटरेसी स्केल इन कंट्री। जब भारत आजाद हुआ तो शायद 10 से 11% ही लिटरेसी रेट थी, ठीक है, 10 से 11% थी, 10 से 11% ही लिटरेसी रेट थी। तो इन लोगों को लगा कि अगर हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लाएंगे, बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, तो कैसे समझ पाएंगे हमारे जो वोटर्स हैं, ठीक है, उनको तो पता नहीं चलेगा, बेचारे कुछ भी वोट दे देंगे, तो इसलिए नहीं लाए। दूसरा रीजन क्या था? अनसुटेबिलिटी टू द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ सिस्टम टू मल्टीप्लाई पॉलिटिकल पार्टीज लीडिंग टू इंस्टेबिलिटी इन गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें कह रहा है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वैसे ही थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, अगर हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लाएंगे तो उसमें भी हो सकता है कि मान लो कि एक पार्टी है, हाँ, अब उसमें भी एक नई पार्टी बन जाए, तो फिर उसमें भी एक नई पार्टी बन जाए, तो जो गवर्नमेंट होगी मेरे ऐसा इंस्टेबल अनस्टेबल होगी, ठीक है, ठीक है। सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हैज द फॉलोइंग डिमेरिट्स। जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन उसमें कौन सी डिमेरिट्स हैं? बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है, थोड़ा टाइम टेकिंग है ना, जैसे अपने हमने देखा कि आपने वोट दिया, काउंटिंग हुई और फिर रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, ये बंदा विनर है एक्स वाई जेड। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में अब पहले काउंटिंग होगी, नहीं जीता, कोई नहीं जीता, तो फिर दूसरी काउंटिंग होगी, दूसरी बार वोट होता है, जैसे हम देखते हैं फ्रेंच वाले में था ना, जो फ्रेंच प्रेसिडेंट का इलेक्शन, आप ध्यान देना उसमें, तो जैसे जितने कैंडिडेट होते हैं सबको वोट मिलता है, फिर उसमें काउंट होता है कि किसको 50% मिला है, नहीं मिला है तो फिर से काउंटिंग, फिर से वोटिंग होगी, जो दो टॉप मोस्ट कैंडिडेट होंगे उनके बीच में फिर से वोटिंग होगी, उसमें से जिसको मिलेगा लास्ट में वही जीतेगा, ठीक है। तो वो एक्सपेंसिव है, ये जो फर्स्ट पास वो एक्सपेंसिव नहीं है, जो जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला वो जीत गया, काम खत्म। इट डज नॉट गिव एनी स्कोप फॉर ऑर्गेनाइजिंग बाई इलेक्शन, ठीक है, इसमें बाई इलेक्शन का चांस नहीं होता। बाई इलेक्शन अपने कब होता है? जब कोई मर जाता है या कैंडिडेट चला गया, ठीक है, या उसकी सदस्यता रद्द हो गई या कुछ भी हो गया, या
अब मेंबर नहीं रहा किसी भी तरीके से, तो बाई इलेक्शन हो सकते हैं। बाई इलेक्शन मिड टर्म इलेक्शन जिसको कहते हो, मिड टर्म तो नहीं, खैर मिड टर्म तो पूरे उसके लिए कहते हैं, मतलब बीच में, जैसे मान लो कि एक जो सांसद होता है वो 5 साल के लिए होता है ना, 5 साल के लिए। हम्म। अब ये 2 ढाई साल पे या मान लो 4.5 साल पे ये मर गया, ये कुछ भी हो गया, इसकी मेंबरशिप चली गई 4.5 के पहले, मतलब 4 साल मान लो, ठीक है। तो अब बाई इलेक्शन होगा इसके लिए, ठीक है, बाई इलेक्शन होगा उसी को फुल करने के लिए, और वो उतने ही टाइम पीरियड के लिए होगा जितने टाइम पीरियड के लिए अब वो लोकसभा बची होगी, ठीक है। तो वो बाई इलेक्शन कहलाता है। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के केस में ये नहीं हो पाता, उसमें शायद जो सेकंड कैंडिडेट होता है ना उसको ही अपॉइंट कर देते हैं कि तुम रिप्रेजेंट करोगे, ऐसा। इट एलिमिनेट्स इंटीमेट कॉन्टेक्ट बिटवीन वोटर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। जो मतलब यहाँ पर इनको पता रहता है ना कि हम जो हैं हम ही इलेक्ट होंगे, ठीक है, इस कम्युनिटी से हम रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो वो उतने ज्यादा घुलते मिलते नहीं लोगों से, लोगों के बीच में नहीं जाते। जैसे हमारे यहाँ नेता देखो, इलेक्शन होगा, सारे नेता अभी लंबा लेट पड़े होंगे हर जगह, ठीक है, हमको वोट दो, हमको वोट दो, उनके यहाँ ऐसा नहीं हो पाता, ठीक है। उनको पता है कि हाँ भाई, हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में हमको ये सीट मिल जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे हमारी पार्टी जिसको खड़ा करेगी उसको मिल जाएगा। इट प्रमोट्स माइनॉरिटी थिंकिंग एंड ग्रुप इंटरेस्ट, ठीक है। माइनॉरिटी थिंकिंग, ग्रुप इंटरेस्ट मतलब कि क्योंकि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है वो हर बंदे, हर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, हर जो भी ग्रुप होगा उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये एसिमिलेट होने की कोशिश नहीं करेंगे आपस में, इनको लगेगा कि हमारा तो इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो रहा है, तो हम अलग ही रहेंगे, ठीक है। या कोई इसमें से भी मान लो कि छोटा ग्रुप बन गया, वो क्योंकि उसको भी पता है कि वो रिप्रेजेंट होगा, ठीक है, कोई, तो वो भी अलग ग्रुप बन गया। तो माइनॉरिटी थिंकिंग और ग्रुप इंटरेस्ट यहाँ प्रमोट होता है ज्यादा। फिर इट इंक्रीजेस द सिग्निफिकेंस ऑफ पार्टी सिस्टम एंड डिक्रीजेस दैट ऑफ वोटर, ठीक है। यहाँ पार्टी सिस्टम का सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है। बताया था कि कई केसेस में क्या होता है ना कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में पार्टी सिर्फ खड़ी होती है, कैंडिडेट नहीं, कैंडिडेट बाद में चुन जाते हैं कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी तरफ से, ठीक है। सही है। ड्यूरेशन ऑफ टू हाउसेस, ड्यूरेशन ऑफ टू हाउसेस में क्या है, राज्यसभा पहली बार कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 1952 में, ठीक है। क्यों पहला इलेक्शन भी 1952 में हुआ था, तो बिना इलेक्शन के कैसे राज्यसभा आ जाएंगे लोग। इट इज कॉन्टिन्यू चैम्बर, कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर मतलब कभी डिजोल्व नहीं होती, ठीक है, परमानेंट बॉडी है, और डज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। हाउएवर वन थर्ड ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी सेकेंड ईयर, ये प्रोविजन बाद में लाया गया था, ठीक है। देयर सीट्स आर फिल्ड अप बाय फ्रेश इलेक्शंस इन प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशंस एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी थर्ड ईयर, ठीक है। हर 2 साल पर इसके 1/3 मेंबर जो हैं वो रिटायर होते हैं, और उनको फिर से नए इलेक्शन से हर तीसरे साल पर नई इलेक्शन से या नॉमिनेशन से फिलअप किया जाता है, ठीक है। द रिटायर्ड मेंबर आर एलिजिबल फॉर इलेक्शन एंड री नॉमिनेशन बाई एनी नंबर ऑफ टाइम, कितनी बार भी वो रिलेक्ट हो सकते हैं या नॉमिनेट हो सकते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फिक्स द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर द मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड लेफ्ट इट टू पार्लियामेंट। अकॉर्डिंगली द पार्लियामेंट in the Representation of People Act 1951 provided that the term of office of a member of Rajya Sabha shall be of 6 year, ठीक है। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें राज्यसभा मेंबर की वो नहीं लिखी थी कि कितने साल का होगा राज्यसभा मेंबर, ठीक है। वो मतलब हो गया अगर तो हो गया, बस खत्म कहानी। लेकिन बाद में एक लॉ लाया गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, उसमें जो राज्यसभा मेंबर थे उनकी जो टर्म है वो 6 साल के लिए फिक्स की गई, ठीक है। तो 6 साल के लिए कोई भी मेंबर, कोई भी बंदा अगर राज्यसभा के लिए इलेक्ट हुआ, नॉमिनेट हुआ या मेंबर बना राज्यसभा का, तो वो 6 साल के लिए रहेगा, ठीक है। और उस उसका 6 साल बाद कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, मतलब वो रिजाइन कर देगा या जो भी है, ठीक है। और हर दूसरे साल पे, हर दूसरे साल पे ऐसा होता है, वन थर्ड मेंबर रिटायर होते हैं, ठीक है। वन थर्ड ऑफ मेंबर रिटायर एवरी सेकेंड ईयर। क्यों ऐसा किया गया, ताकि नए मेंबर आते रहें, ठीक है, नए मेंबर आते रहें और ये कंटिन्यू हाउस रहे। ऐसा ना हो कि एक साथ सारे ही लोग मतलब चले गए और फिर उनको फ्रेश सिलेक्शन के लिए टाइम लेना पड़ा, ठीक है, और वही से बात है, टाइम लगता है। तो इसलिए कि ये कंटिन्यूइंग हाउस है, इसके वन थर्ड मेंबर रिटायर होते हैं, ना कि सारे एक साथ रिटायर होते हैं, ठीक है। सारे एक साथ वाले उसमें हैं, लोकसभा में। द एक्ट ऑल्सो इम्पावर्ड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू curtail the term of its members chosen in Rajya Sabha. In the first batch, it was decided by lottery as to who should retire. Further, the act authorizes president to make provisions to govern the order of retirement of member of Rajya Sabha, ठीक है। अच्छा, जो पहला एक्ट था, क्योंकि जो पहला इलेक्शन हुआ था तो कोई टाइम लिमिट नहीं थी, अब 6 साल वाला बाद आया था, तो पहले टाइम लिमिट नहीं थी। तो उसी ही एक्ट में, ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, इसी ही एक्ट में बताया गया कि प्रेसिडेंट के पास पावर होगी कि वो कुछ मेंबर जो हैं उनके जो सदस्यता है उसको खत्म कर सकें, ठीक है। तो ये लॉटरी निकाली गई कि भाई कौन कौन लोग रिटायर होंगे, पहली बार जब लोगों को रिटायर करना हुआ तो लॉटरी निकाली गई, और उस लॉटरी में जिसका इसका नाम था उसको रिटायर कर दिया गया। तो उसी के बाद से हर दूसरे साल पर कुछ लोग रिटायर होते हैं, ठीक है।
ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा इज नॉट कंटिन्यूइंग चैम्बर, इट्स नॉर्मल टर्म इज 5 ईयर, ठीक है। इमरजेंसी के केस में बढ़ जाता है, अदरवाइज ये 5 साल का ही होता है, ठीक है। फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द जनरल इलेक्शन, पहली मीटिंग जब होगी जनरल इलेक्शन के बाद, वो तब से लेकर 5 साल का इसका कार्यकाल होता है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा प्रेसिडेंट इज ऑथराइज टू डिसॉल्व द लोकसभा एट द टाइम बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर, जब भी एंड दिस कैन नॉट बी चैलेंज द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकते हैं कई केसेस में। एक केस होता है कि जब जो पार्टी है वो अपनी मेजोरिटी लॉस कर दे, ठीक है। जो मतलब जो क्या कहते हैं, जो गवर्नमेंट है, मतलब जो गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव या जो भी पार्टी है, तो अगर वो अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए कि वो मेजोरिटी में है लोकसभा में, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है हाउस को डिसॉल्व करने की। दूसरा केस, मान लो कि ये गवर्नमेंट जो है वो पॉपुलर है, ठीक है, मतलब लोकसभा में भी वो क्या कहते हैं मेजोरिटी में है, लेकिन वो कहती है प्रेसिडेंट से कि डिसॉल्व कर दीजिए, तो भी प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर देंगे, ठीक है। ऐसा केस कब हुआ था? 2004 वाला। 2004 में कौन? अटल बिहारी जी थे। अटल बिहारी जी को किसी ने बताया कि भाई आपकी मेजोरिटी, मतलब आपकी पॉपुलरिटी बहुत बढ़ गई है, आप इलेक्शन लड़ेंगे, अभी जीत जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि मतलब कि समझ लो जून में इलेक्शन होना था, उन्होंने कहा जनवरी में ही कि डिसॉल्व कर दो हाउस, ठीक है, डिसॉल्व करा दिया, हार के इलेक्शन, किस्मत खराब थी, ठीक है। तो फर्दर द टर्म ऑफ द लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी बाय अ लॉ ऑफ पार्लियामेंट फॉर 1 ईयर एट अ टाइम फॉर एनी लेंथ ऑफ द टाइम, ठीक है। लोग जो इमरजेंसी के टाइम जो पार्लियामेंट है उसका जो ड्यूरेशन है वो 1 साल के लिए बढ़ा सकता है, और ऐसा कितनी बार भी बढ़ा सकता है, उसमें कोई लिमिट नहीं है कि कितनी बार बढ़ा सकते हो, लेकिन एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकते हो, ठीक है। दिस एक्सटेंशन कैन नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड द 6 मंथ आफ्टर द इमरजेंसी हैज सीज टू ऑपरेट, ठीक है। ये एक्सटेंशन जब मतलब इमरजेंसी खत्म हो जाएगी तो उसके 6 महीने बाद तक चल सकता है, ठीक है, उसके 6 महीने बाद ये लैप्स कर जाएगा। मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट क्वालिफिकेशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन फॉर द पर्सन टू बी चूजन एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है भाई? ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। हमारे यहाँ बताओ ये सिटीजन ऑफ इंडिया कौन से, मतलब बाई बर्थ, बाई एक्विजिशन कैसे होना चाहिए? शायद सारे कोई है, ठीक है, मेरे ख्याल से सारे कोई है, इसमें कोई लिमिट नहीं बताई इन लोगों ने, देखना पड़ेगा, ठीक है। ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, he must make and subscribe an oath or affirmation before the person authorized by the election commission for this purpose. Hmm. In his oath and affirmation, he swears to bear true faith and allegiance to the Constitution of India, uphold the sovereignty and integrity of India. ठीक है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है वो उसके ओथ में 2-3 चीजें होती हैं। पहला कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति ईमानदार और वफादार रहेगा। दूसरा, भारत की जो एकता अखंडता है उसको बरकरार रखने में मदद करेगा, ठीक है। He must not be less than 30 years of age in case of राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा के केस में वो 30 साल से कम नहीं होना चाहिए, लोकसभा के केस में 25 साल से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हमने क्या देखा था, जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है उनकी भी जो मिनिमम एज है वो 30 साल से कम नहीं होनी चाहिए ना, 30 या 35 थी शायद, 35 थी। यहाँ पर 25 और 30 है, हाँ 25 और 30 है, 25 लोकसभा केस में और राज्यसभा के केस में 30 साल, ठीक है। ही मस्ट possess अदर क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब बाय पार्लियामेंट, ठीक है। कुछ और क्वालिफिकेशन अगर पार्लियामेंट चाहे तो प्रिस्क्राइब कर सकती है, ठीक है। तो इतनी सारी जो क्वालिफिकेशन है वो किसी मेंबर को होनी चाहिए कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए ये सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो, भारत का नागरिक हो, प्लस 2 ओथ और अफर्मेशन है। पहला कि भारत की कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, भारत के संविधान के प्रति उसका फेथ है, और एक भारत की एकता अखंडता को वो बरकरार रखेगा। और तीसरा क्या है कि उसकी उम्र लोकसभा के केस में 25 से कम ना हो, राज्यसभा के केस में 30 से कम ना हो, ठीक है। और इसके अलावा पार्लियामेंट क्या है, कुछ और क्वालिफिकेशन अगर ऐड करना चाहती है तो ऐड कर सकती है। तो इसी को ही ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ठीक है। उसमें क्या क्या प्रोविजन उन्होंने लगाए थे? पहला है कि ही मस्ट रजिस्टर एज एन इलेक्टर फॉर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब वो किसी भी एक जगह, किसी भी एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में वो एज एन इलेक्टर हो, यानी इलेक्टर मतलब वोटर, ठीक है। इन दिस दिस इज द सेम केस ऑफ फॉर बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा, दोनों के लिए यही चीज है, मतलब दोनों के लिए अलग प्रावधान नहीं है। राज्यसभा के केस में भी कहीं का इलेक्टर होना चाहिए और लोकसभा के केस में भी कहीं का इलेक्टर होना चाहिए, ठीक है। और रिक्वायर्ड दैट द कैंडिडेट कंटेस्टिंग एन इलेक्शन टू द राज्यसभा from the particular state should be an elector in that particular state was dispensed with in 2003, ठीक है।
इन 2006 सुप्रीम कोर्ट upheld द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ दिस चेंज। ठीक है। अच्छा, पहले होता था कि राज्यसभा मेंबर बनने के लिए आपको उस स्टेट का ही होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं है। ठीक है, पहले जो था इसमें कह रहे थे कि राज्यसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए उसको उसी स्टेट में कहीं इलेक्टर होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि मनमोहन सिंह का केस याद है आपको। मनमोहन सिंह शायद असम से थे, असम से चुन के आते थे वो राज्यसभा में। ठीक है, मनमोहन सिंह जी असम से चुन के आते थे। हाँ, असम से आते थे राज्यसभा में। ठीक है, वो राज्यसभा में मेंबर थे ना। अभी भी शायद हैं। He must be a member of scheduled caste or scheduled tribe in any state or union territory if he want to contest seats reserved for them. However, a member of scheduled caste or scheduled tribe can also contest seat not reserved for them. ठीक है, मतलब जो रिजर्व सीट हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए किसी भी स्टेट में। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब के लिए किसी भी स्टेट में, तो कोई भी किसी भी देश के किसी भी कोने का शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट का बंदा है वो कहीं भी लड़ सकता है। मान लो कि तमिलनाडु में वो बंदा SC ST है और वो यूपी में लड़ना चाहता है, यूपी में अगर रिजर्व सीट SC के लिए, तो वो SC का बंदा है तो वो लड़ सकता है। ठीक है, उसमें कोई मनाही नहीं है। फिर डिस्क्वालिफिकेशन। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हाँ, किन किन केसेस में बंदा डिस्क्वालीफाई हो सकता है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कहीं मतलब ये सही से डिफाइन नहीं है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कई अपने जजमेंट में बताया है कि क्या क्या चीज़ें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो सकती हैं या नहीं होंगी। ठीक है, तो इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर यूनियन और स्टेट एक्सेप्ट दैट मिनिस्टर और एनी अदर ऑफिस एग्जेम्प्टेड बाय पार्लियामेंट। ठीक है, if he or if he who is of unsound mind या stand so declared by a court, मतलब वो अनसाउंड माइंड का पागल वागल हो। ठीक है, या ऐसा कुछ हो जिसको कोर्ट ने बोला कि भाई ये दिमाग इसका सही नहीं है। ठीक है, तो उसको तब भी डिस्क्वालीफाई कर सकते हो। इन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। ठीक है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि क्या कहते हैं उसे यार, लिखने में बताते हैं, मतलब अरे याद नहीं आ रहा वर्ड हिंदी का इसका। ठीक है, इंसॉल्वेंट हो, और he is not a citizen of India or has voluntarily acquired the citizenship of foreign state or is under any acknowledgement of allegiance of a foreign state। ठीक है, मतलब अगर वो गलती से किसी दूसरे स्टेट की नागरिकता, किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, या ऐसा पता चले कि उसकी जो एलिजेंस है किसी दूसरे स्टेट के प्रति है, या वो इंडिया का सिटीजन नहीं रहा किसी भी कारणवश, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, और इफ ही इज सो डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, किसी और लॉ के हिसाब से, जैसे मान लीजिए कि किसी और लॉ के हिसाब से अगर वो डिस्क्वालीफाई है तो इसमें भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। कोई और लॉ मतलब जैसे एंटी डिफेक्शन वाली लॉज हैं, ठीक है, उसके अंडर में अगर डिस्क्वालीफाई है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसी रिस्पेक्ट में पार्लियामेंट हैज लेड डाउन द फॉलोइंग एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में कुछ और नए क्राइटेरिया डाले गए कि किस किस केस में कोई भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है। तो ही मस्ट नॉट हैव बीन फाउंड गिल्टी इन सर्टेन इलेक्शन ऑफेंसेस और करप्ट प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस। ठीक है, इंदिरा गांधी का केस याद है ना, इंदिरा गांधी का केस वो इसी केस में ही डिस्क्वालीफाई हुई थी। ठीक है, he must not have been convicted for any offense resulting in imprisonment for 2 and more years, but the detention of a person under preventive detention law is not a disqualification। ठीक है, ये वाला केस क्या नाम है अभी, राहुल गांधी का केस था। ठीक है, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ही ओवरटर्न किया। उसमें था कि उनको 2 साल से ज्यादा की सजा मिली थी। ठीक है, मैक्सिमम जो भी था शायद, जो भी था, तो 2 साल से ज्यादा सजा मिली थी तो उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उससे स्टे लगाया तो उनकी सदस्यता वापस मिली उनको। ठीक है, ही मस्ट नॉट हैव फेल्ड टू लॉज एन अकाउंट ऑफ हिज इलेक्शन एक्सपेंसेस विद इन द टाइम। इस पे भी बहुत सख्त है जो इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि आपको सारे विवरण देने होंगे, कितना आपके पास पैसा है, खर्चा है, जो भी अकाउंट अकाउंट है। ठीक है, और अगर नहीं देते हो, गलती पाई गई, तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, ही मस्ट नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स और सर्विसेज। ही मस्ट नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स और सर्विसेज, मतलब गवर्नमेंट गवर्नमेंट सर्विस वगैरह में ना हो। ठीक है, पहले ही छोड़ चुके हो तुम। ही मस्ट नॉट, इसलिए कई बार देखोगे जो क्या कहते हैं, जिन ऑफिसर्स को या ब्यूरोक्रेट्स को इलेक्शन लड़ना होता है वो पहले रिजाइन करते हैं फिर किसी पार्टी का टिकट लेते हैं। ठीक है, इसीलिए ही मस्ट नॉट बी अ डायरेक्टर और मैनेजिंग एजेंट और नॉर होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन कॉर्पोरेशन इन विच द गवर्नमेंट हैज एटलीस्ट 25% शेयर, मतलब वो किसी ऐसे कॉर्पोरेशन में ना हो जिसमें गवर्नमेंट का 25% शेयर हो। ठीक है, he must not have been dismissed from the government services for corruption or disloyalty to the state।
मतलब वो करप्शन के केस में या स्टेट के प्रति डिसलॉयल्टी के केस में बाहर ना हुआ गवर्नमेंट सर्विस से, ठीक है, अदरवाइज वो भी क्या कहते हैं कि डिस्क्वालीफाई होगा। ही मस्ट नॉट हैव बीन कन्विक्टेड फॉर प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप और फॉर द ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी। देखो, ये घूसखोरी वाले केस तो समझ में आता है, क्लियर कट है, लेकिन प्रमोटिंग एनमिटी वाला केस तो मतलब बहुत लोगों के ऊपर लागू हो जाएगा, लेकिन इसको कभी ये लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, ठीक है। ऑल्दो ये भी एक क्राइटेरिया है किसी को डिस्क्वालीफाई करने का, ठीक है। ही मस्ट नॉट हैव बीन punished for preaching and practicing social crimes such as untouchability, dowry, सती, ठीक है। मतलब वो कभी भी इन सब के लिए पनिशमेंट उसको ना मिली हो कि वो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहा है या डाउरी ले रहा है, डाउरी को प्रमोट कर रहा हो या सती को प्रमोट कर रहा हो, ठीक है। इन सब केसेस में उसको सजा मिली होगी तो भी वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। On the question whether the member is subjected to any above disqualification, the president's decision is final. However, he should obtain the opinion of election commission and act accordingly. ठीक है। इन सारे केसेस में जो भी मेंशन है, प्रेसिडेंट जो है वो डिसीजन लेंगे फाइनल, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट डिसीजन लेने से पहले इलेक्शन कमीशन से राय मशवरा करेंगे, ओपिनियन लेंगे उनकी, और ओपिनियन के हिसाब से ही काम करेंगे, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ठीक है। ये शेड्यूल 10 जो था उसके उसमें आया है, शेड्यूल 10 शायद 1985-86 में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन दैट अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड from being a member of parliament if he is so disqualified on the ground of defection under the provision of 10th schedule, ठीक है। तो ये राजीव गांधी के टाइम में आया था डिफेक्शन वाला केस, मतलब 10th शेड्यूल, ठीक है। एंटी डिफेक्शन का है। तो इसमें क्या था, अ मेंबर incurs disqualification under the defection law if he voluntarily voluntarily gives up the membership of political party on whose ticket he is elected to the house, ठीक है। मतलब कोई एक बंदा है, एक्स मान लो, ये कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ा, जीत गया, हाउस पहुंचा, लोकसभा, ठीक है, लोकसभा पहुंच गया। अब ये क्या करता है कि ये कहता है कि नहीं, हम भाई अब कांग्रेस के मेंबर नहीं रहेंगे, हम बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, बीजेपी ज्वाइन कर लिया, तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये इस पार्टी को मतलब रिजाइन करेगा और ये डायरेक्ट इस पार्टी को ज्वाइन करेगा, ये क्या कहते हैं, डिस्क्वालीफाई मान लिया जाएगा, ठीक है। इफ ही वोट्स और abstain फ्रॉम वोटिंग इन हाउस कंट्री टू द एनी डायरेक्शन गिवन बाय द पॉलिटिकल पार्टी। आपने सुना होगा विप, विप होती है ना, विप, विप इशू होती है, विप। पॉलिटिकल पार्टीज जो राज्यसभा या लोकसभा में है वो विप इशू करती हैं। विप नॉर्मली होता है कि कोई मान लो कि कोई बिल आया है, ठीक है, उस पर वोटिंग है, तो कोई एक्स पार्टी है, उसने कहा कि भाई इसके फेवर में वोट देना है या इसके अगेंस्ट में वोट देना है, ठीक है। जो उस पार्टी के मेंबर होंगे तो वो विप को फॉलो करेंगे, और किसी ने विप फॉलो नहीं किया तो वो लाइबल होगा कि उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, ठीक है। ये बात है। अगर वो मान लो कि वोट अगेंस्ट करता है या वोट नहीं देता है, दोनों ही केस में विप उस पर लागू होगा और वो मतलब वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। इफ एन इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी, इसमें भी केस था, जो मान लो कि कोई एक्स बंदा है, वो किसी पार्टी का नहीं, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, शायद 6 महीना या कुछ का है कि कि अगर वो मतलब इलेक्टेड मतलब अपने इलेक्शन से आया है, इंडिपेंडेंट आया है, और वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है, ठीक है, एक्स ज्वाइन कर लिया, मतलब एक्स ने वाई ज्वाइन कर ली, ठीक, तो वो भी डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। इफ एनी नॉमिनेटेड मेंबर इफ एनी नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, ठीक है, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनको 6 मंथ का टाइम पीरियड दिया जाता है कि भाई आप नॉमिनेटेड हैं, आप अगर चाहें तो कोई पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, तो वो 6 महीने के अंदर ज्वाइन कर लो, अदरवाइज उसके बाद ज्वाइन करोगे तो आप भी डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। फिर द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द 10th शेड्यूल इज डिसाइडेड बाय द चेयरमैन ऑफ द इन द केसेस ऑफ राज्यसभा और स्पीकर इन द केस ऑफ लोकसभा, ठीक है। तो ये जो डिस्क्वालिफिकेशन वाला केस है 10th शेड्यूल के अंडर में, इसको लोकसभा में जो स्पीकर होते हैं वो देखते हैं, और राज्यसभा के केस में चेयरमैन देखते हैं, ठीक है। स्टेट के केस में जो स्पीकर होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के, ठीक है। मुंबई वाला केस, महाराष्ट्र वाला केस आपने देखा होगा, ये कोई और स्टेट का केस ले लो, उसमें जो स्पीकर होंगे उनका रोल महत्वपूर्ण होता है कि वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट का इसमें रोल नहीं है, प्रेसिडेंट का राज्यसभा लोकसभा में डायरेक्टली जो अदर क्वालिफिकेशन हमने डिस्क्वालिफिकेशन देखा था उसमें, ठीक है। डिफेक्शन के केस में ही स्पीकर और चेयरमैन का मतलब महत्वपूर्ण है कि उन अगर वो मानेंगे कि हाँ ये मतलब ये वॉलंटरी अपना मतलब मेंबरशिप दे रहे हैं तो माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। इसमें प्रेसिडेंट का रोल नहीं है, प्रेसिडेंट का रोल बाकी चीज़ों में है, लेकिन एंटी डिफेक्शन केस में स्पीकर या जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो उनका है, ठीक है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं, स्पीकर है और या चेयरमैन मान लो,
ठीक है। इन 1992 सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द डिसीजन ऑफ चेयरमैन स्पीकर इन दिस रिगार्ड सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ठीक है। पहले जो था ये जुडिशियल रिव्यू से बाहर था कि जो भी स्पीकर या चेयरमैन डिसाइड करेंगे वो फाइनल होता था। लेकिन 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी फैसला लिया जाएगा, क्योंकि एक तरह से क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है, तो ये जुडिशियल रिव्यू में आता है। ठीक है। वेकेशन ऑफ सीट्स, कैसे कैसे सीट्स खाली हो सकती हैं। ठीक है। फॉलोइंग केसेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वेकेट्स हिज सीट। ठीक है। अगर डबल मेंबरशिप है, एक बंदा लोकसभा और राज्यसभा दोनों का मेंबर होता है, मान लो कि राज्यसभा का मेंबर है। ठीक है। राज्यसभा का मेंबर है और उसने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा, जीत गया, तो दोनों का मेंबर नहीं बन सकता हो ना। एक उसकी खाली हो जाएगी। ठीक है। एक उसकी चली जाएगी, चाहे वो इसको वॉलंटरी लूज करे, चाहे उसको एक जाएगी। अपर्सन दोनों भी जा सकती है, अगर नहीं कोई कोई भी उसने मतलब किसी के भी हानिकार। अ पर्सन कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एट द सेम टाइम। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 provides for if a person is elected to the both houses of parliament, he must intimate within 10 days in which house he desired to serve। ठीक है। इन डिफॉल्ट ऑफ सच इंटीमेशन हिज सीट्स इन राज्यसभा बिकम वैकेंट। ठीक है। अगर मान लो कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इलेक्ट हुआ है और 10 दिन के अंदर उसने नहीं बताया कि वो किस हाउस में बैठना चाहता है, तो उसकी राज्यसभा की सीट चली जाएगी। ठीक है। इफ अ सिटिंग मेंबर ऑफ वन हाउस इज ऑल्सो इलेक्टेड टू द अनदर हाउस, हिज सीट इन द फर्स्ट हाउस बिकम वैकेंट। ठीक है। मतलब अगर, अच्छा इसमें मतलब इसमें वो बंदा था, किसी का मेंबर नहीं था और दोनों में इलेक्शन हुआ था। ठीक है। दोनों में इलेक्शन हुआ और दोनों में जीत गया वो, तो उसको 10 दिन के अंदर बताना पड़ेगा कि किसका मेंबर होना चाहता है। और इस केस में बता रहा है कि अगर एक मेंबर का हाउस है, मान लो कि वो लोकसभा का मेंबर है, ये लोकसभा का मेंबर है और उसको राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया, मतलब राज्यसभा में वो मेंबर बन गया। ठीक है। तो इस केस में इसकी जो पिछली वाली सीट होगी वो चली जाएगी, अगर उसने बताया कि किसमें। ठीक है। सिटिंग मेंबर ऑफ वन हाउस इज इज ऑल्सो इलेक्टेड टू अदर हाउस, हिज सीट इन द फर्स्ट हाउस बिकम वैकेंट। पहले वाले की मेंबरशिप खत्म हो जाएगी, मतलब अगर लोकसभा का मेंबर है और राज्यसभा में इलेक्ट हुआ है, तो लोकसभा की मेंबरशिप उसकी खत्म हो जाएगी। ठीक है। इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड टू टू सीट्स इन हाउस, ही शुड एक्सरसाइज हिज ऑप्शन फॉर वन, अदरवाइज बोथ सीट बिकम वैकेंट। ठीक है। मान लो कि कोई लोकसभा के 2 सीट से लड़ेगा या 3 सीट से भी लड़ सकते हैं लोग। ठीक है। अभी ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। तो मान लो कि कोई एक्स और वाई दोनों सीट से लड़ा। ठीक है। और दोनों से जीत गया। ठीक है। दोनों से जीत गया, दोनों जगह जीत गया, तो दो मेंबरशिप तो मिलेगी नहीं उसको, एक ही मेंबरशिप मिल सकती है। तो उसको बताना पड़ेगा भाई कि मैं इस सीट को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ या इसको रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। अगर नहीं बताया, उसने नहीं बताया ऐसा, तो उसकी दोनों मेंबरशिप चली, दोनों सीट चली जाएगी। ठीक है। वो कहीं से भी नहीं रहेगा। ठीक है। तो ये 3 केसेस हैं जब वो मतलब सीट उसको वैकेंट करनी पड़ सकती है। Similarly, a person cannot be a member of both parliament and state legislature at the same time. If person is so elected, his seat in parliament become vacant if he does not resign his seat in the state legislature within 14 days। ठीक है। अगर कोई मेंबर है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों का मेंबर हो जाता है गलती से, मतलब इलेक्शन से। ठीक है। गलती से क्या, हाँ मतलब कि मान लो कि स्टेट असेंबली यानी स्टेट असेंबली और लोकसभा दोनों का ही मेंबर है। मतलब पार्लियामेंट पार्लियामेंट का मेंबर है वो। और स्टेट असेंबली का भी है, स्टेट असेंबली का भी हो जाता है। स्टेट असेंबली मतलब इसमें स्टेट असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल दोनों आएगा। ठीक है। दोनों का ही मेंबर हो गया, तो उसको बताना पड़ेगा 14 दिन में कि वो किसको रिप्रेजेंट करना चाहता है, पार्लियामेंट वाले सीट को या स्टेट असेंबली वाले को। तो अगर नहीं बताया तो लोकसभा वाली चली जाएगी। ठीक है। मतलब पार्लियामेंट वाली सीट उसकी खाली हो जाएगी। ठीक है। हिज सीट इन पार्लियामेंट बिकम वैकेंट इफ ही डज नॉट रिजाइन हिज सीट इन स्टेट लेजिस्लेचर विद इन 14 days। तो एक में अगर इसमें रिजाइन नहीं किया तो इसमें रिजाइन अपने आप चली जाएगी, हो जाएगी। ठीक है। फिर है डिस्क्वालिफिकेशन। अभी हमने देखा था डिस्क्वालिफिकेशन केस। पार्लियामेंट सब्जेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन, हिज सीट्स बिकम वैकेंट here। The list of disqualification also include the disqualification on the ground of defection under the provisions of 10 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन केस हमने अभी दोनों देखे, डिफेक्शन का केस भी और अदरवाइज भी जो हमने देखा था। रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन जो मेंबर होता है वो अपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, मतलब लोकसभा का है तो स्पीकर को देगा और राज्यसभा का है तो चेयरमैन को राइटिंग में दे सकता है कि भाई हम रिजाइन कर रहे हैं। ठीक है। और जब भी उसकी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट की जाएगी वो सीट वैकेंट मान ली जाएगी। ठीक है। और कई केसेस में होता है कि चेयरमैन और चेयरमैन या जो स्पीकर हैं वो रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर उनको लगेगा कि ये खुद से नहीं कर रहा है या जेन्युइन नहीं है। ठीक है। नॉर्मली तो कर ही लेते हैं, उनको क्या। एब्सेंस, हाँ अगर 60 दिन तक वो एबसेंट रहता है, ठीक है, पीरियड ऑफ 60 days विदाउट इट्स परमिशन, तो वो सीट जो है वो खाली हो जाएगी उनकी। ऐसा केस किसके साथ हुआ था एक बार, हेमा मालिनी थी शायद,
वो 7 दिन से गायब थी, तो कई मतलब कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था, पता नहीं उनकी नॉमिनेशन, उनका मेंबरशिप तो नहीं किया था उस समय। इन कंप्यूटिंग, इवन उनके केस में भी होता है, शायद सचिन तेंदुलकर के केस में, वो भी 2-2 महीने गायब थे, राज्यसभा मेंबर थे, नॉमिनेटेड थे, लेकिन वो 2-2 महीने वो नहीं पहुंचे थे राज्यसभा में, ठीक है। तो उस केस में भी हुआ था ऐसा बवाल। A house can declare the seat of a member vacant if he is absent from all its meeting for a period of 60 days without its permission. In computing 60 days, no account shall be taken of any period during which the house is prorogued or adjourned for more than 4 consecutive days. ठीक है, अगर 4 दिन से ज़्यादा प्रोरोग या एडजर्न हाउस, तो उसको नहीं काउंट करते हैं, अदरवाइज सारे दिन काउंट किए जाते हैं जिस दिन वो एबसेंट रहा है, ठीक है। फिर अदर केसेस में क्या है, अ मेंबर हैज टू वेकेट हिज सीट इन पार्लियामेंट इफ हिज इलेक्शन इज डिक्लेयर वॉइड बाय कोर्ट, ठीक है, किसी भी कोर्ट। ये वाला केस इंदिरा गांधी का केस मान लो, या अभी जो इनका केस था राहुल गांधी वाला केस। फिर ही इफ ही इज एक्सपेल्ड बाय द हाउस, ठीक है, हाउस से निकाल दिया गया भाई साहब, ठीक है। इफ ही इज इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, अगर वो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट होते हैं तो भी वो उनकी सीट मतलब खत्म हो जाएगी, लोकसभा राज्यसभा की जो भी। इफ ही इज अपॉइंटेड टू द ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट, ठीक है, गवर्नर के केस में भी यही होगा। इफ अ डिस्क्वालिफाइड पर्सन इज इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन लेड डाउन नो प्रोसीजर टू डिक्लेयर द इलेक्शन वॉइड, ठीक है। अगर कोई बंदा डिस्क्वालीफाई हुआ है अभी, और वो फिर इलेक्शन होता है और फिर इलेक्शन जीत के आ जाता है, तो उसके लिए कोई प्रोसीजर नहीं डिस्क्राइब की गई है इलेक्शन में, ठीक है, कि उसका इलेक्शन वॉइड होगा या नहीं होगा। दिस मैटर इज डीड बाय रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ठीक है, विच इनेबल हाई कोर्ट टू डिक्लेयर एन election void if the disqualified candidate is elected. The aggrieved party can appeal to the Supreme Court against the order of the High Court in this regard, ठीक है। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐसा कोई मेंशन नहीं कि अगर कोई बंदा डिस्क्वालीफाई हुआ है तो उसके साथ क्या होना है, उसके इलेक्शन के साथ क्या होना है, ठीक है। तो इसके लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में है 1951 में, कि अगर कोई बंदा क्या कहते हैं कि डिस्क्वालीफाइड है, ठीक है, तो उसका इलेक्शन जो है, और उसको हाई कोर्ट जो है वो कह सकती है कि उसका जो इलेक्शन था वो वाइड था, नल वाइड, ठीक है। तो उसके अगर उसको लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है, तो वो जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, ठीक है। ओथ और अफर्मेशन, ओथ और अफर्मेशन क्या है, एवरी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बिफोर टेकिंग हिज सीट इन हाउस हैज टू मेक एंड सब्सक्राइब टू एन ओथ और अफर्मेशन बिफोर प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम, ठीक है, प्रेसिडेंट या सम पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम फॉर दिस पर्पस। इन हिज ओथ और अफर्मेशन अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्वेयर्स, किस किस चीज का, अभी जो हमने देखा था वही वाले हैं। बियर ट्रू ट्रूथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अपहोल्ड सोवरेंटी एंड इंटीग्रिटी इन इंडिया, और फेथफुली डिस्चार्ज हिज ड्यूटी अपॉन विच ही इज अबाउट टू इंटर, ठीक है। ये 3 चीजें हैं, इनमें से 2 था हमने देखा था जो क्वालिफिकेशन देख रहे थे ना, और ये तीसरा वाला मेंबरशिप के लिए, मतलब तीनों ही मेंबरशिप के लिए, ये एडिशनल है उसमें। Unless a member takes oath, he cannot vote and participate in the proceeding of the House and does not become eligible to parliamentary privileges and immunities, ठीक है। मतलब जब तक वो ओथ नहीं लेगा, ये सारे ओथ नहीं उसको दिलाई जाती, तब तक वो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, वो किसी भी जो उनकी प्रिविलेज है या इम्यूनिटीज है उसका भी उसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। A person is liable to penalty of 500 for each day if he sits or votes as a member in house for of the following condition, in the following condition। कोई भी मेंबर, ये 3 कंडीशन दी गई हैं, अगर इस 3 कंडीशन में फिल मतलब होता है, तो अगर वो ये चीज़ें करता है, इन 3 चीज़ों को करेगा, इन चीज़ों के अलावा, तो उसको 500 रुपये हर दिन का फाइन पड़ेगा, पेनल्टी पड़ेगी, ठीक है। क्या क्या है कंडीशन, क्या है, बिफोर टेकिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू अ प्रिस्क्राइब ओथ और अफर्मेशन, अगर मतलब बिना ओथ और अफर्मेशन के कोई बंदा जाके हाउस में बैठता है उसकी प्रोसीडिंग में या पार्टिसिपेट करता है, तो उसको 500 रुपये पेनल्टी पड़ेगा हर दिन का, ठीक है, जितने दिन में बैठेगा। When he knows that he is not qualified or that he is disqualified for his membership, ठीक है। अगर कोई कोई वहां पर है लोकसभा या राज्यसभा में, उसको पता है कि वो क्वालिफाइड नहीं है फिर भी वहां बैठा है, या वो डिस्क्वालिफाइड मेंबर है फिर भी वहां बैठा है, ठीक है, तो उसको भी 500 रुपये फाइन पड़ेगा। फिर तीसरा कंडीशन क्या है, व्हेन ही नोज दैट ही इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम सिटिंग और वोटिंग इन हाउस बाय वर्च्यू ऑफ एनी पार्लियामेंट्री लॉ, अगर वो किसी पार्लियामेंट्री लॉ की वजह से वहां पर प्रोहिबिट उसको किया गया है, ठीक है, वहां बैठने से या वोट देने से उसको प्रोहिबिट किया गया है और वो फिर भी वहां बैठा है, इन 3 केसेस में उसको 500 रुपये फाइन हर दिन का पड़ेगा जिस दिन वहां पे वो बैठा है, ठीक है। सैलरीज एंड अलाउंसेस, जो मेंबर हैं दोनों हाउस के, उनको सैलरी अलाउंस वगैरह मिलती है, जो पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है इसको, ठीक है। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन
इनके लिए पेंशन कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट ने इनके लिए लॉ बनाया है भाई साहब। इनकी जो सैलरी पेंशन सब में बहुत बढ़िया है। इन 1954 पार्लियामेंट इनेक्टेड द सैलरीज अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ मेंबर of Parliament Act in 2018, the salary of members was increased from 50,000 to 1 lakh per month। ठीक है, मतलब 12 लाख इन लोगों को मिल रहा है, देख लो। कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस फ्रॉम 45,000 टू 70,000 पर मंथ, देखो ये दोनों चीजें मिल रही हैं अब। और अलाउंसेस किस बात का भाई? ठीक है, अदर एक्सपेंसेस अलाउंस फ्रॉम 45,000 टू 60,000 पर मंथ। ठीक है, तीन चीज हो गई। अर्लियर इन 2010 द डेली